देखिए प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये पहले से पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और हमको बस सिद्ध करना है। तो देखिए इसको सिद्ध करने से पहले मतलब इस सवाल को हल करने से पहले थोड़ा हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। देखिए संख्या दो तरह की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। और यहाँ पे वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देख लेते हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है और q का मान है ना वो 0 नहीं होना चाहिए और इनका दशमलव प्रसार शांत या अनावर्ती अशांत होता है। ये हम आगे नेक्स्ट पार्ट जब लाएंगे तब इसके बारे में समझेंगे। हालांकि ये जो चैप्टर है आपका प्रश्न वाले 1.3 इसमें अभी नहीं है, इसके अगले चैप्टर में है। इसके बाद है कि अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, सीधी सी बात है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, √3 है, पाई है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले से ही है कि पता कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या, बस हमको उसको सिद्ध करना है। तो परिमेय संख्या का गुण जिसमें नहीं है वही अपरिमेय संख्या है। तो हम ये मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको मान करके हम इसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे, सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। जब सिद्ध नहीं हो पाएगा कि यह परिमेय है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए हम इसको मान लेते हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए हमने यहाँ पे मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा p/q, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि ये जो हम p/q लिखे हैं, p और q जो लिखे हैं यह सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये जो p और q है ये सह अभाज्य संख्याएं हैं और यहाँ पे q का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं है। यानी कि q का जो मान होगा वो 0 के बराबर हम नहीं ले सकते हैं। p है अंश और q है हर। अब आप पूछिएगा कि यहाँ पे एक नया शब्द आया है, सह अभाज्य संख्या है। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए इससे पहले हम समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या है, फिर समझेंगे अभाज्य संख्या, फिर समझेंगे सह अभाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या वे संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाती है, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो होगा 4, क्योंकि 4 कितना कितना से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है और अपने आप से भी कटता है। यही भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या हुआ। अब देखिए हम अभाज्य संख्या देखते हैं। वे संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटता है, या इसका एक और परिभाषा हो सकता है कि वे संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से कटती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे कि सिर्फ एक और से कटे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2। यानी कि 2 कितना किससे कटता है, 1 से कटता है और खुद अपने आप से कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4। ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या है जो हमने क्वेश्चन में वहाँ पे लिखा था हल करते समय। ऐसी दो संख्याओं का युग्म यानी कि जोड़ा जिसका मौसा यानी कि महत्तम 1 होना चाहिए। जैसे कि 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो अगर साथ में है और इसका एचसीएफ 1 हो रहा है तो इसे हम कहेंगे कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसका रूट हटाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ पक्षों का वर्ग करने पर या दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए हम लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे क्योंकि जो कुछ भी हम करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। जैसे कि √5 है इसका हम वर्ग करेंगे और p/q है इसका भी हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो देखिए स्क्वायर से आपको पता है कि रूट हट जाता है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे काट भी सकते हैं। तो ये सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे कितना, 5 बचेगा
और 5 बराबर ये होल स्क्वायर, ये जो कोष्ट हटेगा तो ये स्क्वायर इस पर भी आएगा और स्क्वायर इस पर भी आएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा की स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एक तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को हम क्यू स्क्वायर से यहाँ पे गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, और एक से गुना करेंगे पी स्क्वायर में तो पी स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 को दाएं साइड ले जाएंगे, ये यहाँ पे गुना में है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है इस दोनों के बीच में, तो ये गुना का चिन्ह है। तो अगर इस साइड ले जाएंगे, कोई भी साइड बायां साइड से दायां दायां बायां साइड से दायां साइड ले जाए, चाहे दायां से बायां ले जाए, अगर गुना में है तो भाग में बदलेगा, भाग में है तो गुना में बदलता है, तो गुना में है तो यहाँ पे भाग में बदलेगा, ये होगा क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर पहले से है और बट्टा में आ जाएगा 5। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये 5 है वो क्यू पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है। इसको हम यहाँ पे मान लेंगे क्या, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब बोलोगे कि समीकरण 1 मानने से क्या फ़ायदा हुआ, तो देखिए हमको यहाँ से एक बात निकल के आई है कि ये जो क्यू पी स्क्वायर है ना 5 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि भाग की क्रिया यहाँ पे हो रहा है ना, तो लिख देंगे कि समीकरण एक से स्पष्ट है कि तो समीकरण 1 से क्या स्पष्ट है कि पी स्क्वायर जो है ना, पी स्क्वायर ये 5 से क्या है विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो अब हमको एक बात बताइए, जो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या पी 5 से विभाजित नहीं होगा। तो चलिए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे वहाँ पे था कि पी स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है, तो पी स्क्वायर की जगह पर हम मान लेते हैं कि 10 का जो स्क्वायर है ना बट्टा में 5 है, यानी कि पी की जगह पर हम 10 मान के चल रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाए 100 हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा ना 20 पंचे 100, तो जो यानी कि 10 का स्क्वायर जो कट रहा है तो ये तो 10 भी तो कटेगा 5 से ना, 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो ये पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ये जो पी है तो लिख देंगे यहाँ पे, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। तो पी भी क्या है 5 से विभाजित होगा। तो चलिए अब एक चीज़ हमको बताइएगा, ये जो पी जो यहाँ पे 5 से विभाजित होगा, देखिए ये जो पी स्क्वायर जो 5 से विभाजित है या फिर पी जो 5 से विभाजित है, तो कोई न कोई संख्या से 5 में गुना होगा तभी तो विभाजित होगा। जैसे पी बराबर हमने लिख दिया है 5, ठीक है, तो p के जगह पर अगर हमने मान लिया है पे 10, तो 5 को गुना करेंगे 2 से तभी तो हुआ 10, यानी कि 10 को अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये 2 से गुना होगा 5 में तभी कटेगा। अगर हम 10 के बदले यहाँ पे 15 रखते हैं तो 5 को गुना कर रहे हैं 3 से, किसी न किसी संख्या के यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ रहा है कि हम जिससे इसमें हम क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूर्णांक आ रहा है उसके बदले हम कोई एक अंक मतलब लेटर मान लेते हैं, जैसे कि के। ठीक है, माना कि p बराबर क्या हो जाएगा 5k। अब ये k क्या है, तो यहाँ पे लिखना होगा कि k कोई पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक है, यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ k कोई क्या है पूर्णांक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या p का मान हमको यहाँ से आ गया, और समीकरण आप यहाँ पे आपने देखा है कि समीकरण 1 में क्या है पी स्क्वायर बट्टा में 5 है, तो p का मान अब हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए तो पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा में क्या है 5, तब ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर p का मान कितना है यहाँ पे 5 के है, बट्टा में ये 5 आएगा। अब यहाँ पे p का तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5k का हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 से 25 के स्क्वायर, क्योंकि 5 का तो स्क्वायर हो गया तो 25 आ गया, लेकिन k का स्क्वायर नहीं हुआ तो k पे स्क्वायर रहेगा ही, बट्टा में क्या रहेगा ये 5। और इस 5 से इस 25 को काटो तो 5 से 25 5 बार में कटेगा, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर में 5k का स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि नीचे में तो एक ही है 5 का 5, तो एक लिखे या 9 लिखे बात तो बराबर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे
इस 5 को इस साइड लेकर आएंगे। ये क्यू स्क्वायर पहले से है, ये 5 और के बीच में गुना का चिन्ह है, तो 5 इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा और इधर के स्क्वायर बच जाएगा। अब ये हमको मिल गया क्या, समीकरण 2। अब आप बोलोगे कि सर समीकरण 2 से हमको क्या मिला, तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 में देखते हैं। समीकरण 1 से हमको क्या मिला था कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। और हमने यहाँ पे पी और क्यू को क्या माना है कि अभाज्य संख्या माना है। और अभाज्य संख्या में हमने पढ़ा था कि अभाज्य संख्या जो है सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, लेकिन यहाँ पर तो ये 5 से कट रहा है। ठीक है, आगे जब सवाल सॉल्व करेंगे तो और इजीली आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं कि समीकरण 2 से हमको क्या मिला है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। देखिए हमने इतना बात लिख दिया कि समीकरण 2 से हमको क्या मिला है कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने सहअभाज्य संख्या माना था किसको, पी और क्यू को हमने माना था सहअभाज्य संख्या, यानी कि ये सिर्फ 1 से कट सकता है और अपने आप से कटेगा। पी से ही कटना चाहिए था और अपने आप से कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे पी 5 से कट रहा है और यहाँ पे ये क्यू भी 5 से क्या हो रहा है, कट रहा है। चलिए अब हमने जो समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा उसमें हमको क्या मिला कि ये जो P और Q था, P और Q दोनों क्या हुआ, 5 से विभाजित हुआ। दोनों 5 से विभाजित हुआ, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों 5 से विभाजित हुआ तो लिखेंगे अर्थात P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अब क्यों नहीं है सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये अपने एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट रहा है, जैसे कि 5 से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बात से यहाँ पे क्या हुआ कि विरोधाभास उत्पन्न हुआ, मतलब विरोध उत्पन्न हुआ। हमने पहले माना था कि यह सहअभाज्य संख्या है और बाद में प्रूफ हो गया कि यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पे विरोध उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो जब विरोधाभास उत्पन्न हुआ तो हमने पहले माना था कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि अतः हमारी यह कल्पना, मतलब मानना, हमने जो माना था उसको, अतः हमारी यह कल्पना गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, उस चीज़ को मानकर हमने सवाल को सॉल्व करना चाहा, मतलब उसको प्रूव करना चाहा कि ये परिमेय संख्या है। ये तो यहाँ पर गलत साबित हो गया। तो जब गलत साबित हुआ तो इसका मतलब यह है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे कि इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।